वेलकम एवरीवन, वेलकम टू JRS मंत्र। आई एम रजनीश। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टॉपिक रिलेटेड वैल्यूएशन। मतलब आज जो भी हम लोग 20-22 क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 20 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, आज के इस लेक्चर में। और ये जो 20 लेक्चर हैं ये है वैल्यूएशन टॉपिक से, ठीक है, वैल्यूएशन टॉपिक से। और दिस इज़ द 5th सेट, ये 5वां सेट है, 5th सेट है। तो ऑलरेडी आपको 100 क्वेश्चन जा चुका होगा एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक। 100 क्वेश्चन यहाँ से हो गया और प्रीवियस 3 ईयर जो क्वेश्चन है वो आप देख लेना, 3 साल का 3 ईयर क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 60 क्वेश्चन और 160 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बाहर कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट का हमको नहीं लग रहा है कि एक भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यानी ऑल क्वेश्चन जो है वो मतलब इतने से आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि ये RCC टाइप का तो है नहीं कि कहीं से कोई भी टॉपिक उठाकर एक ऑब्जेक्टिव बना दिया और उसको दे दिया, ठीक है। तो जो बताए हैं वो समझ लो कि आपको क्या करना है। सेट 1 से लेकर सेट 5 तक सारा लेक्चर है वो आप 2 के स्पीड में देख लो। सारा लेक्चर है वो 20 मिनट से कम का होगा और इसका जो लिंक है लेक्चर 1 सेट 1 का, सेट 2 का, सारा का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे, आपको सारा लेक्चर का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पहले तो आप ये समझ लो कि वैल्यूएशन होता क्या है। सर, वैल्यूएशन एक प्रोसेस है, एक विधि है जिसके द्वारा हम लोग बिल्डिंग का मूल्य निर्धारित करते हैं, यानी उसका जो दाम है वो निकालते हैं। तो दाम किसी बिल्डिंग का क्यों निकाला जाता है, उसका वैल्यू हम लोग क्यों निकालते हैं? टैक्सेशन के लिए, तो करेक्ट आंसर है। ज़्यादा वैल्यू रहेगा तो टैक्स ज़्यादा। रेंट फिक्सेशन के लिए, तो हाँ सर, रेंट के लिए भी हम लोग वैल्यू निकालते हैं। फॉर बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर डी होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग सेकंड में आ जाते हैं। फर्स्ट का करेक्ट आंसर डी होगा। आप कॉपी में लिखते जाओ इस तरह से। चलो नेक्स्ट है, मतलब लिखते जाओ, क्या सिर्फ आंसर लिखते जाओ, ठीक है। अब ये भी आप कर सकते हो कि अपने कॉपी में बताओ इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद हम जो बताएंगे उससे आप मिला लेना। अपने कॉपी में खुद से लिख लो, यहाँ से सेट लगा लो, 1 2 3 करके ऐसे सेट लगा लो, देखो कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। उसके बाद देखो द एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग ए कॉमोडिटी इज कॉल्ड, ठीक है। द एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड करने का मतलब है कि जो अमाउंट लग रहा है, ठीक है, जो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो इन प्रोड्यूसिंग ए कॉमोडिटी, यानी कॉमोडिटी का मतलब होता है कोई सामान। किसी भी सामान को बनाने में जितना भी आप पैसा खर्च कर रहे हो वो पैसा क्या कहलाएगा? कॉस्ट कहलाएगा, प्राइस कहलाएगा, वैल्यू कहलाएगा, या नन ऑफ दिस। तो सर प्रोडक्शन में जो भी पैसा लगेगा वो कॉस्ट के अंदर में आएगा, तो ये कॉस्ट कहलाएगा, ठीक है। और इसी में अगर प्रॉफिट या लॉस जुड़ जाए तो वो प्राइस कहलाएगा। मार्केट में जब उसका कुछ हम लोग वैल्यू निकाले तो वो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, कॉस्ट। नेक्स्ट, सिविल इंजीनियरिंग कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी का सिविल इंजीनियरिंग में जो प्रॉपर्टी होगा उसका कॉस्ट क्या होगा। तो सिविल इंजीनियरिंग में एक मान सकते हैं बिल्डिंग की बात की जा रही है, तो कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लस कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, ये तो बिल्डिंग का कॉस्ट बताता है, ठीक है। लैंड कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये एक ऑप्शन हो सकता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ये तो सब एस्टिमेटेड अमाउंट है बिल्डिंग का। तो लैंड का जो ज़मीन का दाम होगा और कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट होगा उसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो ये सिविल इंजीनियरिंग का कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी किसी मकान का जो दाम है उसमें लैंड का दाम और जो घर बना हुआ है उसका दोनों का मूल्य यहाँ पे ऐड होगा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो उसके बाद देखो फोर्थ नंबर में बोल रहा है इज़ द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग विच डील्स विद द आर्ट ऑफ असेसिंग द प्रेजेंट फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो बोल रहा है कि एक ये ब्रांच है सर्वे का जिसमें हम लोग डील करते हैं। असेसिंग का मतलब है फाइंड आउट करना, वहाँ तक पहुँच जाना। असेसिंग का मतलब, असेसन का मतलब होता है पहुँचना, तो हम लोग पहुँचते हैं एक प्रेजेंट उचित फेयर वैल्यू मतलब उचित मूल्य ऑफ प्रॉपर्टी। तो आपको एक वैल्यूएशन का एक मेथड बताए थे, क्वांटिटी सर्वे मेथड बताए थे, जिसमें कोई एक सर्वेयर है, आपको मेथड ऑफ फाइंडिंग वैल्यूएशन बताए थे, जिसमें सिंकिंग फंड मेथड है, ठीक है, डिप्रिसिएशन मेथड था। उसी में एक आपको क्वांटिटी सर्वे मेथड बताए होंगे, जिसमें एक सर्वेयर आता है और बिल्डिंग का पूरा निरीक्षण करता है, सर्वे करता है। सर्वे करने के बाद उसका एक वैल्यू बता देता है कि बिल्डिंग कितना पुराना है, उसमें कितना डैमेज हो चुका है, क्रैक्स कितने आ गए हैं, इसके आधार पे।
तो सर्वे कहने का मतलब है कि क्वालिटी का सर्वे किया जाता है, वो चेन वगैरह लेकर नहीं। सर्वे का मतलब होता है निरीक्षण करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो निरीक्षण किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है, ताकि हम लोग एक फेयर वैल्यू के पास पहुँच सके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि वैल्यूएशन इज द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग विच डील्स विद द आर्ट ऑफ असेसिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो वैल्यूएशन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ क्या होगा। सर क्वेश्चन नंबर 5 है द कॉस्ट ऑफ कॉमोडिटी प्लस प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज कॉल्ड प्राइस। प्राइस में क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो उम्मीद है ये सब छोटी छोटी बात आपको समझ में आ रही होगी। सर वैल्यू क्या होता है, तो वैल्यू होता है उसका वर्थ, कीमत कितना है इन टर्म ऑफ मनी, रुपए में किसी चीज़ का कीमत कितना, ये वैल्यू। बट इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सचेंज ऑफ वन कॉमोडिटी टू एनी अदर कॉमोडिटी इज टर्म्ड एज। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सचेंज ऑफ वन कॉमोडिटी टू एनी अदर कॉमोडिटी इज टर्म्ड एज। तो एक कॉमोडिटी को दूसरे कॉमोडिटी से जब हम लोग बदलने जाएंगे तो इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एक कंबल को हम एक्सचेंज कर रहे हैं गेहूं के साथ, एक कंबल को एक्सचेंज कर रहे हैं चावल के साथ, तो दोनों का वैल्यू निकाल कर देखना पड़ेगा कि कंबल का वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी कितना हो रहा है और चावल या राइस का जो दाम है वो कितना हो रहा है इन टर्म ऑफ मनी, उसी के आधार पर एक्सचेंज होता होगा। अभी भी आप गाँव मोहल्ले में कभी आप अपने गाँव में जाते होंगे तो आइसक्रीम वगैरह बेचने आता है तो वैल्यू वगैरह लगा देते हैं कि आइसक्रीम का वैल्यू कितना है, चावल का वैल्यू कितना, उसी के करस्पॉन्डिंग एक्सचेंज हो जाता है। या आम वगैरह भी बिकने आता है, मैंगोज़, आप लोग शायद अब तो ये काफ़ी ख़त्म हो चुका है बट पहले कभी हुआ करता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू। फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू, अच्छा कमेंट करके बताना कि तुम लोगों के गांव में कौन सा एक्सचेंज होता है। अब ये मत करना सर कि सोन पापड़ी एक्सचेंज होता है, बाल के मतलब होता है, बजाते हुए लोग आते हैं झुनझुना बजाते हुए, बोलते हैं सोन पापड़ी वाला। तो अगर कर सको कमेंट तो कुछ कमेंट इस कर देना कि तुम लोग के गांव घर में क्या एक्सचेंज होता है, मतलब टूटा हुआ लोहा देने पे सोन पापड़ी मिलता है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू। वैल्यू किसी भी चीज़ का अफेक्ट करेगा किन किन कारणों पे, लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी। हाँ, जैसे जैसे बिल्डिंग का लाइफ बीतेगा उसका वैल्यू कम होते जाएगा इन टर्म ऑफ मनी, ठीक है। लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, एग्जैक्टली वो अगर हार्ट ऑफ द सिटी है, प्राइम लोकेशन है जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं, वहाँ पे उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। और अगर वो शहर के सेंटर से काफ़ी दूर जाता है तो क्या होगा, उसका वैल्यू गिरेगा, कमेगा। अच्छा, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर्टी। हाँ, एक हम लोग टर्म पढ़े थे ऑब्सिलेसेंस, मतलब जैसे जैसे स्ट्रक्चर पुराना हो जाता है, आउट ऑफ द फैशन हो जाता है, उसका वैल्यू गिर जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 8, स्क्रैप वैल्यू इज अबाउट ऑफ इट्स कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो एक होता है स्क्रैप वैल्यू और दूसरा होता है सैल्वेज वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, तो सर हम अगर डिसमेंटल करके तोड़ दे, मतलब डिसमेंटल करके यानी तोड़ कर अगर किसी चीज़ को बेच देते हैं तो वह स्क्रैप वैल्यू आएगा। जबकि कोई ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर जो पुराना हो चुका है बट उसको बिना तोड़े हुए हम लोग सेल कर देते हैं तो वो सैल्वेज वैल्यू में आएगा। और स्क्रैप वैल्यू होता है वो 10%। स्क्रैप वैल्यू याद रखोगे ना, एकदम स्क्रैप बर्बाद, कबाड़। स्क्रैप का मतलब कबाड़ और सैल्वेज वैल्यू का मतलब बेकार का है बट उसको तोड़ा नहीं गया, ठीक है, बेच दिए हैं एज इट इज़, जैसे पुराना था उठाकर उसको दे दिए, बोले ले जाओ पैसा रिटर्न कर दो। तो 10% होता है स्क्रैप वैल्यू। नेक्स्ट, द वैल्यू एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड विदाउट बीइंग डिसमेंटल, बिना तोड़े हुए, विदाउट डिसमेंटल किए हुए, जब एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड, जब उसका समय अवधि खत्म हो जाएगा, तब जब आपको उसको बिना तोड़े हुए बेचोगे तो वो वैल्यू मिलेगा, वो क्या कहलाएगा, तो सर सैल्वेज वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है, तो अकाउंट बुक में हर साल बिल्डिंग का या किसी स्ट्रक्चर का डिप्रिसिएशन हो जाता है ड्यू टू वियर एंड टियर, तो ये बुक वैल्यू होता है। अकाउंट बुक में हर साल जो है वो आप वैल्यू लिखोगे। वो मार्केट में जब आप ओपन मार्केट में किसी सामान को बेचने जाते हो तो जो बायर है, जो खरीदने वाला है, जो पैसा बोली लगाता है, वो मार्केट वैल्यू हो गया। स्क्रैप वैल्यू तो अभी बताएं कि डिसमेंटल करके अगर सेल कर देते हैं तो स्क्रैप, ठीक है। स्क्रैप मतलब टुकड़ों में बांट दिए, सैल्वेज का मतलब बिना टुकड़ा में बांटे हुए, सैल्वेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉस इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय इट्स यूज लाइफ, यानी अगर उसके लाइफ में कुछ यूज़ हो जाता है, बार बार आप उसको यूज़ करते हो, ठीक है, मतलब रेगुलर आप उसको यूज़ कर रहे हो, यूज़ करने से या वियर और टीयर हो जाने से या डीके हो जाने से जो वैल्यू घटेगा, द लॉस इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी
कॉज ऑफ इट्स यूज लाइफ, यानी जितना भी यूज हो चुका है वो कहलाएगा डिप्रिसिएशन। ठीक है, डैमेज नहीं होता है, मोनोपॉली नहीं होता है। डैमेज तो होता है कि अगर क्या हो गया, वो क्रैक कर गया, ठीक है, वो नॉट सूटेबल फॉर, क्या बोल रहे हैं, नॉट सूटेबल फॉर यूज़ हो जाता है। डैमेज हो गया मतलब नॉट सूटेबल फॉर यूज़। डिप्रिसिएशन का मतलब था मूल्य में कमी होना। ठीक है, डैमेज का मतलब होता है कि जब उसका सर्विस वो सूटेबल ना हो जाए, ठीक है, बेकार हो जाता है। व्हेन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बिकम लेस ड्यू टू इलिगेंस, मतलब उसका जो अपीयरेंस है, इलिगेंस का मतलब होता है लुक, बनावट। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू बनावट के कारण कम जाता है तो वो क्या कहलाता है, तो सर वो ऑब्सोलेसेंस कहलाता है। ठीक है, मतलब आउट ऑफ फैशन, क्या हो गया, आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ फैशन, चलन के बाहर, अब उसका कोई प्रचलन नहीं रहा, ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, नेट इनकम क्या होगा, तो ग्रॉस इनकम मतलब ग्रॉस इनकम माइनस आउटगोइंग। तो आउटगोइंग कितने तरह का होता है ये याद कर लेना, सेमेस्टर के एग्जाम में 100% क्वेश्चन आ रहा है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ आउटगोइंग। ठीक है, म्यूनसिपैलिटी टैक्स, दिस टैक्स, दैट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये टैक्स, बहुत तरह का आउटगोइंग बताए थे। मेंटेनेंस करने में, मैनेज करने में जो आपको जाएगा वो सब आउटगोइंग होगा। तो ग्रॉस इनकम मतलब माइनस आउटगोइंग। बहुत अच्छे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है टोटल इनकम विच इंक्लूड और रिसिप्ट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम इज कॉल्ड। टोटल इनकम, ठीक है, जो सब कुछ जोड़ कर बता दे, वेरियस सोर्स से जो इनकम होगा, वो जो टोटल इनकम होगा वो ग्रॉस इनकम कहलाएगा। ग्रॉस इनकम इज द टोटल इनकम। आउटगोइंग आर जनरली हाउ मच परसेंट, तो अगर कहीं नोट्स कॉपी में लिखवाएं तो याद रखना वो 30% होता है। आउटगोइंग आर जनरली 30% ऑफ ग्रॉस इनकम। जो भी ग्रॉस इनकम होगा उसका लगभग 30% होगा वो आउटगोइंग में होगा, यानी टैक्सेस में जाएंगे, मेंटेनेंस में जाएंगे, मैनेजमेंट करने में जाएगा 30%। यानी किसी बिल्डिंग से अगर 100 रुपये का कमाई होता है तो 30% तो ऐसे ही चला जाएगा, यानी 30 रुपया चला जाएगा। बचेगा कितना सर, तो 70 रुपया। बहुत अच्छे। 15 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ऑफ द टोटल ग्रॉस कंस्ट्रक्शन इज कंसिडर्ड फॉर द एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस। जितना भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, यानी किसी चीज़ को बनाने में जो भी खर्च हुआ है, चलो यहाँ पे थे, ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज कंसिडर्ड फॉर एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो सर 1 से 1.5% जो है वो टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का रिपेयर में लगता है। अगर 1 लाख है तो उसका 1 से लेकर 1.5% हर साल आपको देना पड़ेगा रिपेयर में, उतना आपको पैसा रखना पड़ेगा रिपेयर के लिए। चलो नेक्स्ट, ए बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ 4 लाख। एक बिल्डिंग है जो 4 लाख रुपया में कंस्ट्रक्ट किया गया है। कितने लाख में बना है सर, तो 4 लाख में बना है। रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 8%। 4 लाख रुपया में वो बना है, बिल्डिंग 4 लाख रुपया में बना है और 8% है, उससे क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। यानी 4 लाख का 8% आपको इतना रिटर्न होने जा रहा है। फाइंड द नेट रिटर्न ऑन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो जो भी कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है, जो भी कॉस्ट लगा है, उसका कितना परसेंट इसको आ रहा है, नेट इनकम कितना आ रहा है। तो सर यहाँ पे कर दो, कैंसिल कर दो, 8% मतलब 32,000। 32,000 रुपया ये पूरा का पूरा उसको बच रहा है टोटल कॉस्ट का। अच्छा, इसके बाद जो होगा वो कुछ और सोर्स से इनकम होगा। ये तो इतना एक्सपेक्टेड है, 8% जो है वो रिटर्न एक्सपेक्ट हो रहा है। ठीक है, और ये 8% हो गया, वो 32,000 रुपया हो गया। तो 32,000 रुपया जो उसका नेट इनकम होगा, नेट करने का मतलब है कि और भी खर्च होगा। ठीक है, ये 8 लाख रुपया जो ए बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ 4 लाख रुपीज़, 4 लाख रुपया उसको खर्च हुआ है बिल्डिंग बनाने में, और 8% का वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है। तो 4 लाख का 8% ही तो टोटल इनकम हो गया ना। टोटल इनकम हो गया 8 लाख रुपया। इसके अलावा भी इधर उधर का इनकम होगा, उसको नहीं जोड़ना है आपको नेट इनकम बताना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 17 हो गया, मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्जेस आर जनरली टेकन एज। जो भी मैनेजमेंट और कलेक्शन चार्ज होगा, अच्छा, मैनेजमेंट कहने का मतलब है कि आप एक कोई एम्प्लॉय रखोगे, जैसे रखते हो ये लिफ्टमैन, वॉचमैन, स्वीपर, ये सब रहेगा ना बिल्डिंग में। अगर ये बिल्डिंग में आप लिफ्टमैन, वॉचमैन, स्वीपर रखते हो, मैनेज करते हो बिल्डिंग के लिए, तो आपको कितना खर्च करना पड़ेगा इनकम का, तो सर वो 5 से 10% होता है। ठीक है, किसी बिल्डिंग में वॉचमैन नहीं होता है तो 5% के आसपास चला गया, और वॉचमैन वगैरह सब रहा, वॉचमैन, लिफ्टमैन सब कुछ रहेगा तो 10%। तो मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्ज जो होता है वो जनरली 10% ऑफ ग्रॉस रेंट होता है। चलो 5 to 10%।
उसके बाद नेक्स्ट देखना, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आर रेंटल मेथड, डायरेक्ट मेथड, बेल्टिंग मेथड, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। सर बेल्टिंग मेथड याद करो क्या होता था, तो एक बड़ा सा प्लॉट, ठीक है ध्यान से सुनना, एक बड़ा सा प्लॉट, बड़े से प्लॉट को इसको हम 3 बेल्ट में बांट दिया करते थे, ठीक है, और 1 बेल्ट, 2 बेल्ट और 3 बेल्ट में तीनों का वैल्यूएशन अलग अलग लगाते थे। ये बेल्ट 1 था, ये बेल्ट 2 था और ये बेल्ट 3 था, ठीक है। तो इससे कम वैल्यू इसका होगा, इससे कम वैल्यू इसका होगा, ठीक है। तो ये बेल्टिंग मेथड था। ये यहाँ पे मान लो रोड है, तो ये थोड़ा सा जो रास्ता के लिए जगह छोड़े हैं, ये साइड में एक्चुअली में ये रास्ता कुछ ऐसे रहेगा यहाँ से एंट्री करने का, तो समझ रहा है ये कहीं अरेंजमेंट करके, तो ये बेल्टिंग मेथड था, ठीक है। इसके बाद रेंट जितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट मेथड मार्केट वगैरह में सेल कर देंगे, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ वैल्यूएशन हो गया। विच फैक्टर अफेक्टिंग ऑन वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो कौन सा इसमें जो फैक्टर है जो वैल्यूएशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग को अफेक्ट करेगा, तो पहला जो है वो प्रॉपर्टी लोकेशन, हाँ अफेक्ट करेगा। प्राइस इंडेक्स ये भी अफेक्ट करेगा, साइज ये भी इफेक्ट करेगा, यानी ऑल ऑफ दीज आंसर। सर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, प्राइस इंडेक्स होता है कि उसका लोकेशन कैसा है, ठीक है। प्राइस इंडेक्स का मतलब है ये बता रहा है कि वो मतलब प्राइस इंडेक्स एक टर्म है जो उसके बोल सकते हो कि पर स्क्वायर फीट का जो होगा वो रेट कितना होगा। प्राइस इंडेक्स बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, मतलब कि बहुत सारा प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे, दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पे, तीसरा प्रॉपर्टी यहाँ पे, चौथा प्रॉपर्टी अलग है। तो ये एक सेम प्राइस इंडेक्स में है, ये दोनों सेम प्राइस इंडेक्स में है, ठीक है। प्राइस इंडेक्स करने का मतलब है प्रॉपर्टी का कुछ स्क्वायर फीट में हम लोग उसका वैल्यू वगैरह लगाते हैं, वो प्राइस इंडेक्स में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वैल्यूएशन करने का एक प्रोसेस होता है प्राइस इंडेक्स। चलो 19 के बाद 20। ए बिल्डिंग हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड फॉर 20 लाख, एज्यूम इट्स स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 50 ईयर इज़ 50,000, 50,000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन बाई स्ट्रेट लाइन मेथड, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से जब आप डिप्रिसिएशन निकालोगे तो जो भी इसका वैल्यू होगा कैपिटल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू बाई टोटल ईयर, जो भी टाइम होगा वो डिवाइड कर दोगे। तो कैपिटल वैल्यू इसका 20 लाख रुपया है, 20 लाख रुपीज़ में वो बनाया गया है, और माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू यानी 50,000 और बटे टाइम कितना है 50, तो आई थिंक ये आएगा 1950,000 सब्सट्रैक्ट करने पे 1950,000 बटे 50, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ गया तो 3 9 बचे 45 और 000, तो 39,000 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड वाला बताए थे, डिप्रिसिएशन होगा वो C माइनस S बाई T होगा। बहुत अच्छे। 21, ए कॉस्ट ऑफ लैंड इज़ 1 लाख रुपीज़ एंड रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑन कॉस्ट ऑफ लैंड इज़ 5%, तो 1 लाख रुपया का 5% रिटर्न हो रहा है, तो बताओ नेट इनकम कितना होगा। तो 1 लाख का 5% बस 5% आपको निकाल देना है, कितना आ रहा है 5,000, 5,000 इज द करेक्ट आंसर बी। 5% तो रिटर्न हो रहा है, 5% इज गोइंग टू बी रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 22, ए बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड एट कॉस्ट ऑफ 4 लाख रुपीज़, रिटर्न एक्सपेक्टेड, ये तो सेम ही क्वेश्चन लग रहा है, मतलब एक ही क्वेश्चन को हम 2 बार लगता है लिख दिए। इस क्वेश्चन का आंसर जो आया था आई थिंक 32,000 आया था, डैट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखो 18 मिनट में ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, आप दुगने स्पीड पे देख लोगे तो 9 मिनट में ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका होगा आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ से आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट का जितना भी ऑब्जेक्टिव था मेरे हिसाब से जो आ सकता था करवा दिए, अब हम लोग फोकस करेंगे RCC पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।